एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड हैप्पी। दोस्तों, वैसे तो मैं बोल देता हूँ पर डे कि आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड हैप्पी, बट देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मैनी थिंग्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई टेस्ट दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। जीएस के पेपर में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, 50-60 नंबर ही आ रहे हैं, 60 से 70 नंबर ही आ रहे हैं। जीएस का हो गया भाई, सी सेट में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, पढ़ ले रहे हैं, टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये सब इश्यूज आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ के साथ फिर और दूसरी सिनेरियो आ जाते हैं हमारे एज वाइज इमोशनल इश्यूज। तो फिर लोग यहाँ से डाइवर्ट होकर वहाँ चले जाते हैं। एक फियर भी आ जाता है इन सब चीज़ों की वजह से कि भाई जब ये हो नहीं रहा है तो आपको लगेगा नेक्स्ट ईयर में दे देंगे, बाद में दे देंगे, या कोई और एग्ज़ाम देख लेते हैं, अभी उसमें काम कर लेते हैं। तो देखिए, वो प्लानिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी क्या होता है ना कि इस फेज में आके मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अपना हो नहीं पाएगा, और अभी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे प्रॉपरली, हम कर नहीं रहे हैं। या आपने हो सकता है साल भर तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं थी, रिवीजन वगैरह प्रॉपर नहीं हुए हैं, ये सब बहुत सारे इशूज आएंगे। लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिनका प्रीलिम्स में नहीं होता है वो तब फेल नहीं होते कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, या जब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। आप ऐसे ज़्यादातर लोगों से मिलेंगे वो एग्ज़ाम के पहले ही हार मान चुके होते हैं कि नहीं भाई अपन से हो नहीं पाएगा, अपन से हो नहीं रहा, ये सब। असल में क्या होता है, मैं एक दूसरा इसका एक्सपेक्ट बताता हूँ। एक तो देखो क्या है कि हमको अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के कि हाँ भाई ये चीज़ें करनी है, अपने रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड करके उनको बार बार रिवाइज करते, प्रॉपर टाइम पर टेस्ट देते हुए, भले नंबर आए नहीं आए, उस पर एनालिसिस करते हुए, टेस्ट देते हुए हमको काम करना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरे साइड में ये है कि आप केवल इस चक्कर में मत रहो कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस मूड में हो कि भाई मैंने पढ़ा नहीं हो, मेरे से बनेगा नहीं, तो फिर आप ओरिजिनल एस्पायरेंट्स हो ही नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। आपको तो ये सीखना है कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी करने का ट्राई करना है, तभी एग्ज़ाम बन पाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको चैट जीपीटी का देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है यूज़ करते हो, मैं अक्सर करता हूँ चैट जीपीटी का यूज़। अभी एक डेटा आया, एक रिपोर्ट निकल के, एक न्यूज़ आई कि चैट जीपीटी से यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो उनने भी अराउंड 50% भी चैट जीपीटी ने भी स्कोर नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास दुनिया का अभी तक अवेलेबल जितना भी इंटरनेट पर डेटा है वो सब अवेलेबल है, वो बंदा वो चीज़ जो है एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रही। और जो बंदे या बंदियां, जो लड़के एस्पायरेंट्स या लड़कियां जो हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका सीधा सा इसका आउटकम आप ऐसे समझो कि वो रिलेशन है इसके साथ कि भाई हमारी जो कंसिस्टेंसी है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, क्या है, हमारी मानसिक जो क्षमता है वो तो असीम है। तो उन सब चीज़ों का उपयोग करना है, और अगर जो चीज़ आपसे नहीं भी आती तो आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि भाई अपन अपना वेस्ट वेस्ट करते हैं सभी डायमेंशन में। सबसे पहले तो भाई स्ट्रैटेजी जो है अपने को एक ही बना के रखनी है। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए 1 आवर है तो आप उसमें से 40% जो है रिवीजन के लिए दो, या 33% रिवीजन के लिए, और 66% टाइम नया पढ़ने के लिए। या फिर आपको अगर ज़्यादा रिवीजन करना है तो आप 60% टाइम रिवीजन के लिए दो, और 40% टाइम आप जो है नया पढ़ने के लिए दो। जैसे कि नया तो वैसे अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन ही ज़्यादा करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स डिसाइड कर लिए हैं कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फिर राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसे ऐसे करके टॉपिक्स हैं। तो आपने पहले 1 आवर्स पर डे अगर डिसाइड किया हुआ है लक्ष्मीकांत पढ़ने, तो आप क्या करो कि 40 मिनट जो है, मान लो आपने पहले दिन टॉपिक्स पढ़ा, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हुए आगे गए, फिर आप फंडामेंटल राइट जीपीएसपी तक पहुंचे। जब दूसरे दिन आप स्टार्ट करो तो पहले का जो आधा टाइम है, 40% जो टाइम है वो पुराना वाला पढ़ो, फिर नया रिवीजन करने के लिए बाकी के 60% दो। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका रिवीजन कंटिन्यू चलता जाएगा और आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा। अब आप सोचते हो कि भाई हफ्ते हफ्ते में करेंगे, हफ्ते में आप करने जाओगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर स्पेक्ट्रम में आओगे, फिर लक्ष्मीकांत भूल जाओगे, तो ये सीन चलेगा। तो आप ऐसे रेगुलर रख के करो और सिलेक्टेड चीज़ें करते रहो, और फिर अपनी एक स्ट्रेटजी पक्की अपन ने कर ली, पढ़ने के लिए मिनिमम आवर्स रख लिए कि भाई इतने करने हैं, फिर उस पर आप लगे रहो। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वैसे तो मेरा एक प्रॉपर इनिशिएटिव चल रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई डिफिकल्टी फेस करनी की पड़ती है तो आप मेरे से पर्सनल सॉल्यूशन के लिए मेरे को डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर लिख सकते हो, @जगदीश रानी सिंह करके आप
सर्च करोगे तो मेरा अकाउंट मिल जाएगा, या जो मैंने पहले के वीडियोस में लिंक दी है चैनल की, तो वहाँ के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट लिख सकते हो, तो हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब चलिए हम आज के चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। जो यहाँ पर नवंबर मंथ की विजन मैगजीन है, इसमें जो पहला हमारे पास न्यूज़ आइटम आया हुआ है, वो यहाँ पर बताता है हमको कि हाल ही में कंबोडिया में 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब देखिए, यहाँ से संबंधित जो एशियान के बारे में जानकारी ये प्रीलिम्स के लिए अपने को करनी है, मैप अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो प्रीलिम्स के लिए आए। मेंस के लिए भाई इसमें क्या आउटकम कुछ निकल के आए, कुछ बात हुई है, कुछ एसेंशियल कुछ ठोस बात अगर निकल के आई हो, फिर एशियान और इंडिया की पार्टनरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या स्कोप है, फ्यूचर में हम और क्या राय दिखा सकते हैं, ये सब मेंस के मुद्दे हो जाएंगे। तो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं कि भाई भारत से जो दक्षिण पूर्व वाले जो नेशन है, नीचे मैप आप यहां पर देख पाएंगे, इस मैप पे आप देख पाएंगे, तो यहां से ये जितने भी राष्ट्र हैं, ये जितने 10 नेशन हैं यहां पर, तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से इस संगठन की नींव रखी गई थी। इनिशियल जो इसके फाउंडर मेंबर थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब देखो ये आपको इनिशियल इतने थे, आज के टाइम पर 10 है, इतना तैयार रखना है अपने को। इसको आसियान घोषणा पत्र को बैंकॉक घोषणा पत्र के तौर पर भी जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसके जो कंट्रीज़ हैं, हमको ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, वो हमको मैप को याद रखने में भी हमको आसान बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं भारत से म्यांमार लगा हुआ है, और म्यांमार की बाउंड्री जो है बांग्लादेश से भी लगती है। जो हमारा त्रिपुरा और मिजोरम का हिस्सा है, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, इसलिए जो रोहिंग्या वगैरह वो डायरेक्टली सीधे जो है बांग्लादेश में आ जाते हैं। तो एक तो ये म्यांमार है, बाजू में आप देखेंगे नीचे जाता हुआ थाईलैंड मिल जाएगा, बीच में लैंडलॉक कंट्री लाओस है, जो ऊपर चाइना से भी कवर है, एक साइड वियतनाम से, नीचे कंबोडिया से, एक साइड थाईलैंड और म्यांमार से कवर है। तो लाओस है, वियतनाम है जो साउथ चाइना ये साइड सी से जो है टच करता बाउंड्री, नीचे कंबोडिया आपको मिल जाएगा, जहाँ पर एक अंगकोर वाट करके हिंदू टेम्पल्स है, जो अराउंड 1000 ईयर्स पहले बनाया गया था। इसके बाद नीचे आप चले जाएंगे तो मलेशिया मिल जाएगा, और मलेशिया के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सिंगापुर मिल जाएगा, छोटा सा कंट्री। उसके बाद इंडोनेशिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई जो अपना अंडमान निकोबार है, इसके पास में सबसे कौन सी जगह पड़ती है, कौन सा स्थान पड़ता है, तो जावा, सुमात्रा, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। अब यहाँ से इसलिए मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं बता दूँ तो आप प्रॉपर मैप देखते रहें। इसके बाद हमको फिर ब्रूनोई मिल जाएगा, ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर तो फिर फिलीपींस मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये टोटल जो है 10 कंट्री अपने यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए इसके बारे में जो जानकारी थी यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसमें कुछ ऐसा भी निकल के नहीं आया, कोई फ्री ट्रेड वगैरह एग्रीमेंट की बात नहीं है। इससे जुड़े जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है इस रीजन में, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, और ईस्ट एशिया समिट है, फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो नई चीज़ निकल के आई है, ट्रांस पैसिफिक करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमने पहले के वीडियोस में प्रॉपरली बताया हुआ, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अभी बाकी इसमें कुछ ऐसी कोई अपडेट नहीं। हाँ, एक चीज़ और ये है कि ये जो हाल ही में मीटिंग हुई थी, देखिए कॉपरेशन के लिए अलग अलग जितने भी सेगमेंट हैं, जहाँ पर जिस देश से हम पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं, ज़्यादातर हमारे जो जैसे कि आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम ये देखेंगे भाई कि यहाँ पर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम आपस में क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई बेटर चीज़ है तो हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम डिजिटल हमारे जो इनिशिएटिव हैं उनको सहायता मुहैया करा सकते हैं उस स्टेप में, या उस फील्ड में हमारी कंपनी और वहाँ कंपनी एग्रीमेंट कर सकती हैं। इकोनॉमिक फील्ड में भाई इस तरीके से हम उपाय करते रहते हैं ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच में, या दोनों ये जो पूरा संगठन है, ये वाला पूरा रीजन और इंडिया के बीच में व्यापार वगैरह बढ़े। फिर ये नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है तो वहाँ से तो यही सब लेके पहल चलती रहती है। और आजकल हर जगह ग्रीन एनर्जी का आपको मिल जाएगा इनिशिएटिव, की ग्रीन एनर्जी को लेके हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एक फंड बनाया गया है आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष, $5 मिलियन। अब हालांकि ये $5 मिलियन का करीब 40 करोड़ रुपए का फंड है, इसका क्या ही मायना होगा, मतलब इतना छोटा सा फंड है तो स्कोप कम है भाई, इतने फंड में दम नहीं समझ में आता है। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो सागर इनिशिएटिव की बात करी थी हमने, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन, तो यहाँ पर हम कॉपरेशन करते हैं, यहाँ पर सब देश साथ मिलकर बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने का प्रयास करते हैं, और सुरक्षा हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं उनके निराकरण के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देशों की बात करेगी भाई कि इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम है, इन देशों के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस संबंधों को और उच्च स्तर पर ले जाने की वार्तालाप है। तो ये जो है हमने पहले मैंने आपको बताया था विद एग्जाम्पल।
तो उसमें देख लीजिए आप पहले की वीडियोज़ में। फिर कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की बात है यार, थाईलैंड से जुड़े हुए, म्यांमार से जुड़े हुए और भी जो इनिशिएटिव हमने उनकी पहले अच्छे से जानकारी दी है। नीचे यहाँ पर दो एक्सरसाइज की बात करी गई है, कॉर्पोरेट और सिम्बैक्स। नाम ही से पता नाम से आप गैस ऐसे कर सकते, कॉर्पोरेट है तो अगर आप जैसे ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ से आप मिलाएं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ऐसे करके ये एक एक्सरसाइज है जो कि हम जो कि हमें इंडोनेशिया के साथ मिलकर करते हैं और यहाँ पर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करते हैं। फिर एक सिम्बैक्स है और ये इसमें दोनों हमारी नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो ये दोनों की एक्सरसाइज हैं, चांसेस कम हैं, कोई बड़ी एक्सरसाइज होती है तो हाँ, लेकिन अगर कोई छोटा ऐसे ऑप्शन दिया जाए मैच करने के लिए तो स्कोप बन सकता है, लेकिन बड़ी एक्सरसाइज अगर कोई हो रही है, मैंने पहले ही बताया था, तो उस पर ज़्यादा स्कोप है। तो ये आर्टिकल था। फिर थोड़ा सा इंडोनेशिया में हमारा जो पारंपरिक हिंदू कल्चर है वहाँ पे उसकी छाप देखने को मिलती है, तो इस तरीके से भी कोई ऑप्शन अगर कुछ स्कोप बनता है तो आप एलिमिनेशन में कुछ इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरी बात की गई है कि भाई खाद्य सुरक्षा की भू राजनीति है ना, जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स का मैंने आप लोगों को पहले ही मतलब बताया कि ज्योग्राफी का पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जियो पॉलिटिक्स है, और जियो पॉलिटिक्स का फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो भाई क्या था कि रसिया और यूक्रेन जो है युद्ध हो गया, अब वहाँ से यूक्रेन से जो वस्तुओं की सप्लाई होती है वो बाधित हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं वगैरह के दाम काफ़ी बढ़ गए, सूरजमुखी का ऑयल है, एडिबल ऑयल है, इन सब की जो है मांग काफ़ी बढ़ गई और सप्लाई कम थी, तो भाई फूड इन्फ्लेशन आ गया। तो इनको निकालने के लिए क्या था, एग्रीमेंट किया गया था टर्की और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौता किया गया था कि जो तीन इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं ब्लैक सी से लगते हुए, एक चेर्नोमोर्स्क है, दूसरा ओडेसा है और तीसरा यजनी युजनी या पिवेडनी, इन बंदरगाहों से जो है जो भी माल की सप्लाई होती है उसको फिर से सुचारू रूप से जारी किया जाए। तो ये समझौता हुआ था। यहाँ पर जानने वाली मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये बंदरगाह कहाँ पर आते हैं, यहाँ मैप पर आप लोग क्लियर देख पाएंगे। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि भाई यहाँ से जो ब्लैक सी वगैरह है या और भी कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, जितने भी यहाँ पर रेड सी है, इनसे लगने वाले देश वगैरह वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ी सी और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बात करें जो एक्स्ट्रा बताई गई है कि भाई गेहूं है, मक्का है, रैपसीड है, सूरजमुखी के बीज हैं और सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है यूक्रेन। तो युद्ध के कारण क्या है, इन चीज़ों की सप्लाई हो नहीं पाई, तो इसी की वजह से जो है इन सामग्रियों का क्राइसिस देखने को मिला और इसके कारण अल्टीमेटली जो खाद्य सुरक्षा कुछ देशों की संकट में खड़े हो गई और दूसरी ओर फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो ये मुद्दा है। इसके बाद ये समझौता किया गया था 120 दिनों की अवधि के लिए था कि यहाँ से बढ़ाया जाएगा, फिर इसको और बढ़ा दिया गया है, ये कंटिन्यू किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। भाई खाद्य सुरक्षा क्या है, तो जो खाद्य और कृषि संगठन है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो फूड सिक्योरिटी को एक ऐसी टर्म्स के तौर पर परिभाषित करता है कि जहाँ पर भाई सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तथा भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये इसको पोषण को शामिल नहीं किया, तो ये डेफिनेशन आज के टाइम पर उतनी इंक्लूसिव नहीं बन पाएगी, समावेशी नहीं बन पाएगी, तो हमें पोषण वाला एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे तब जाके वो और समावेशी बन पाएगी। ये कुछ कार्यक्रम की बात करी गई है कि भाई विश्व खाद्य प्रोग्राम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और वर्ल्ड भर में जितना भी जो है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए ये इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सबसे ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली जो है फूड मुहैया कराती है, तत्काल राहत मुहैया कराती है। इसके बाद एक दूसरा संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसका काम भी भाई ये है कि भुखमरी वगैरह को समाप्त किया जाए या जो भी फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ ये भी काम करती है, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से संबंधित है, इसलिए उससे भी ये संबंधित हो जाती है। इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की बात करी गई है। तो ये जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका उद्देश्य जो है ये विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने की दिशा में काम करती है। मतलब ये जो भी फंड्स वगैरह मुहैया कराती है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में और जो ग्रामीण रीजन में, वहाँ पर फंड इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी जाती है कि वो ग्रामीण रीजन में डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम कर रहे हो ताकि निर्धनता को कम करने के लिए सहायता मिले। फिर विश्व बैंक की बात करी गई है, तो इसके बारे में हमने देखा है और ब्रेटन वुड्स जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आने वाले टाइम पर हम देख लेंगे। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक जिनको अचीव किया जाना है, जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य है, उसका जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, SDG 2 है, वो 2030 तक विश्व को भुखमरी से मुक्त करने की बात करता है। ये SDG की बात हो गई। फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करते हैं, और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, तो हमने देखा था उसमें बात करी गई थी कि भाई जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके लिए कोई भी देश रोक नहीं लगाएगा, उसके लिए जो अनाज वगैरह परचेस किया जाता है, ताकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा असुरक्षा का संकट खड़ा ना हो और हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। दूसरी ओर यहाँ पर ये भी बोला गया था कोई विशेष देश जो है वो अपने अगर वहाँ भी पर ही आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर वो रोक लगा सकता है। फिर इसके बाद जो है ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी है। ये किसकी पहल है? ये मई 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी में तथा विश्व बैंक के G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसके द्वारा और प्लस विश्व बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ताकि वैश्विक भुखमरी के संकट से हम निपट सकें, जो कि रशिया और यूक्रेन बाढ़ के कारण क्रिएट हुआ है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन है। जाक्सा या गाक्सा हम इसको बोलते हैं, गाक्सा गैक्सा बोल सकते हैं, कि भाई ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये किसका इनिशिएटिव? ये भाई संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक समर्थित मंच है। और इसका उद्देश्य ये है भाई कि ये जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, अंतर सरकारी संगठन हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इन सबको साथ में लेके आया जाए और जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, मतलब इस टाइप की एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। एक प्लेटफॉर्म के तौर पे है ये कि इसमें जो है हम क्लाइमेट चेंज के कारण जो संकट उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आ रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, और भी जो चुनौतियाँ आ रही हैं उससे निपट सकें। तो उसके लिए इसके ऊपर UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की जो बात है, अब ये कौन सा प्रोग्राम है भाई? 2007-8 में ये स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर भी मूल जो प्राइस का इन्फ्लेशन था, खाद्य मूल्य संकट है, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर G20 के द्वारा स्टार्टेड एक पहल है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये इनिशिएटिव किसका कार्यक्रम है, कब स्टार्ट अगर हुआ था इसमें दिया गया तो ये देख लेना अपने को। फिर इसका उद्देश्य भी है भाई कि जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, निम्न आय वाले जो देश हैं, उनके लिए लचीली और संधारणीय कृषि, मतलब कृषि की ऐसी प्रणालियाँ कि जो आने वाली जो चुनौतियाँ हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी और भी जो दूसरी चुनौतियाँ, उसके प्रति वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकें और उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो कॉन्सेप्ट की बात करी गई थी कि भाई खाद्य सुरक्षा पर भू राजनीति का प्रभाव। अब हुआ क्या है कि जैसे कि वहाँ के युद्ध के कारण क्या हुआ कि पोर्ट्स वगैरह रोक दिए गए, और दूसरी चीज़ इसकी वजह से राजनीति भी, युद्ध हो गया है तो यहाँ पर इसके कारण हुआ क्या है कि जैसे कि ये ज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंजेस को ले चीज़ें जो बदलाव हो रही, तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रहा कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, वो कम हो रहा, और पक्षपाती मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स वगैरह बन के उभर के आ रहे हैं। जैसे कि अभी क्लियर है कि एक यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वाला एक ग्रुप बना है, दूसरा इंडिया चाइना का ग्रुप बना है, कुछ और ऐसे रसिया और चाइना का एक ग्रुप बना हुआ है। फिर इंडिया और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह हैं, और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। ये दोनों से वो बने हुए हैं कि भाई दोनों तरफ से कॉपरेशन वगैरह बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ये वैश्विक जो ढांचा है वो कमज़ोर हो रहा है, और इसकी वजह से जो सप्लाई हो रही थी, जो फूड खाद्य की जो सप्लाई हो रही थी वो भी रुक गई है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ये जो 3 हमने बंदरगाह की बात करी थी, तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। बाकी संभावना कम है, लेकिन आजकल UPSC में कई बार क्या होता है कि वो फैक्चुअल ना पूछ के आपसे कॉन्सेप्ट पे पूछ लेते, तो वहाँ पर अपने को थोड़ा सा आइडिया रहे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है ये 2 शब्द आ गए हैं, एक है ग्रीन ग्रेविंग और एक है रिसोर्स ग्रेविंग। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, ग्रीन ग्रेविंग का मतलब बताया कि पर्यावरणीय संधारणता, जो पर्यावरण को हमको सस्टेनेबली, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट का सस्टेनेबली डेवलपमेंट होता चल, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे एक और दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा के बीच में संतुलन बना रहे, ये स्थिति जो है ग्रीन ग्रेविंग कहलाती है। अब हालांकि थोड़ा सा आप इंटरनेट में, मैं इसको देख के अपडेट कर दूंगा, इसमें हमें लास्ट मिनट मैंने देखा था तो कुछ और अपडेट मेरे को मिल रही थी, अलग वेबसाइट्स में अलग अलग थी, तो उसको थोड़ा सा किसी प्रमाणित वेबसाइट से मैं निकालने के बाद और क्लियर कर दूंगा। वैसे अभी तो हम मैगजीन का ही मानते हैं, तो फिर ये दोनों के बीच में समन्वय बनाने की बात करता है। फिर रिसोर्स ग्रेविंग की बात है कि भाई कोई एक देश का कंट्री का वहाँ पर डोमिनेंस हो जाए, मतलब जिस देश के पास वो संसाधन हो ना, लेकिन उसका डोमिनेंस हो जाए। जैसे कि क्या है, फॉस्फोरस के मामले में चीन सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, लेकिन उसका वैश्विक भंडार में केवल 5% योगदान है। तो इस प्रकार से उसने रिसोर्स ग्रेविंग करके रखी है, इस टाइप की बात है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास जो तीसरा न्यूज़ आइटम यहाँ पर मिलता है
वो है कि भाई दादा भाई जो नौरोजी थे, जो हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे गरम नरम दल के जो नेता थे, सॉरी नरम दल के जो नेता थे, उनकी 130वीं वर्षगांठ जो है हाल ही में मनाई गई है। और वो चूंकि ऐसे व्यक्ति थे कि वो ब्रिटेन में जाके यूके की पार्लियामेंट में पहले इंडियन थे जो वहाँ पे जाके मेंबर बनते हैं, तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर भारतीय डायस्पोरा के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, तो हो सकता है वहाँ पर मेंस में पूछा जाए, लेकिन हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है जो कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो चलिए उसको देखते हैं। काम करता था, सॉरी एक्चुअली क्या है कि ये स्टॉप हो गया था और फिर मैं कंटिन्यू करता रहा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो दादा भाई नौरोजी थी वो पहले कांग्रेस के अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1886 में, 1893 में और 1906 में अध्यक्षता करी थी। चूंकि 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी, तो 1886 में जब दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी तो ये एक पारसी कम्युनिटी के थे, इसलिए कह देते हैं कि पहले नॉन हिंदू जो है अध्यक्ष जो दादा भाई नौरोजी थे। फिर बदरुद्दीन तैयब अध्यक्षता करते हैं तीसरे वाले अधिवेशन की, तो उनको पहले मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर हम याद करते हैं, यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछा है। फिर जब 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी, तो ये वो वाला फेज जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी, तो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और जो 1906 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी, और यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेसी सेशन में, तो इसलिए जाना जाता है। फिर 1907 में जो है अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष जो व्यक्ति हैं वो करते हैं, वो अधिवेशन सूरत में होता है। फिर सूरत का विभाजन वगैरह पूरी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो इनने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, हम भारत में जो ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ड्रेन थ्योरी मिलती है। यानी कि यहाँ से एक और चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ब्रांड ड्रेन, इसलिए वो वर्ड आ गया कि हमारे यहाँ से कैसे लोग पढ़ लिख के ब्रांड अब बाहर जा रहा है, कि भाई जो हमारे यहाँ से हाईली एजुकेटेड माइंड है वो जा रहा है ब्रांड ड्रेन। तो ये ड्रेन थ्योरी उस टाइम पे थी जो कि मनी ड्रेन से संबंधित थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि किस प्रकार से जो है भारतीय धन को एक पाइपलाइन के थ्रू ही मतलब कैसे ब्रिटिश में भेजा जा रहा था, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। इसके बाद जो बात करें तो वो वहाँ पर लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने में भी दादा भाई नौरोजी ने मदद करी थी। फिर यहाँ पर आने के बाद बाल गंगाधर तिलक हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों, महात्मा गांधी जैसे लोगों को एक प्रकार से मार्गदर्शक की भूमिका तैयार की। शुरुआती जो नरम आंदोलन था, नरम दल का आंदोलन था, उसने एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, लोगों को जागृत करने का काम किया। नहीं तो लोगों को हमारे यहाँ पता ही नहीं चल पाता था भाई कि अभी हम गुलाम चल रहे हैं, तो ये सीन था। इसके साथ एक और ये रहनुमाई महजाज सभा करके एक संस्था का नाम आता है जो पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था, दादा भाई नौरोजी उससे भी संबंधित थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें जो है फिर हम मेंस के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आइटम है वो है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे में। अभी क्या है, ये दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय और भारतीय उद्योग परिसंघ एवं भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम के बीच में एक प्रकार का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, कैसे हम अपनी पार्टनरशिप को, साझेदारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम पहले संगठन के बारे में देखते हैं, और ये संगठन हमको जो साउथ अफ्रीका है यहाँ के मैप के बारे में देखने में भी, मैप को याद करने में भी काफ़ी हमारे लिए सहायता करेगा। तो पहले अगर हम इस संगठन की बात करें तो ये 1980 में बना था। इसमें 16 साउथ अफ्रीकी वाले जो साउथ अफ्रीका के देश शामिल हैं, और एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य वही होता है भाई कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, राजनीतिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है, और एक प्रकार से मतलब एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना है, व्यापार हो, शांति हो, सुरक्षा हो, यही सब बातें करी जाती हैं कोई भी संगठन बनता है। तो यहाँ पर अगर हम कंट्री की बात करें, यहाँ पर 16 देश शामिल हैं। अगर आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो अगर हम पश्चिम की साइड देखें तो आपको नामीबिया मिल जाएगा, अंगोला मिल जाएगा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आप सबसे ऊपर शामिल कर लीजिए, सबसे नीचे दक्षिण अफ्रीका को, तो ये हो गए। फिर बीच में आपको बोत्सवाना मिल जाएगा, जिम्बाब्वे मिल जाएगा, और जाम्बिया मिल जाएगा, मलावी मिल जाएगा। तो ये जो है लैंडलॉक कंट्री हो गई इसके अंदर की। फिर ईस्टर्न की बात करें, तंजानिया मिल जाएगा अपने को, और ये जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो कंट्री आ जाती हैं, लेसोथो आ जाती है, और एक एस्वातीनी ये लगा हुआ है। फिर द्वीपीय कुछ देश की बात की है, जैसे सेशल्स है,
कोमोरोस है, मेडागास्कर है और मॉरिशस है। तो देखिए मॉरिशस भी जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाता। तो ये हमको ये कंट्रीज़ के नाम थोड़ा से याद रखने हैं। बाकी इतनी चीज़ें, बाकी इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकल के आई है कि हमारे लिए और क्वेश्चन बने। जैसे कि 1997 में भारत ने आर्थिक सहयोग के लिए एसएडीसी का एक समझौता किया था। तो थोड़ा सा एसएडीसी का आप इनफॉर्मल वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये संगठन जो है इसका हिस्सा है, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसका हिस्सा है, एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर का हिस्सा, इस टाइप से कुछ इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, इसके माध्यम से मैप तैयार रखना है। इसके बाद कुछ और बात करें कि क्या पहल है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस हो सकता है। देखिए ये वाला जो रीजन है, हमने एक आर्टिकल में देखा था, रेयर अर्थ मिनरल्स की हमने बात करी थी, यानी कि जो दुर्लभ खनिज तत्व होते हैं। तो ये जैसे कि लिथियम है, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, निकल, तो इस रीजन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम इनसे अच्छा संबंध बनाते हैं तो इन चीज़ों की मायने वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बताया था कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है वो वहाँ पे काम करती है फॉरेन में, इस टाइप के खनिजों के लिए, उनके दोहन के लिए काम करती है और खोज के लिए। फिर कुछ और इनिशिएटिव की बात करें कि अफ्रीकी जो देश हैं उनके साथ सहयोग के लिए हम क्या पहल कर रहे हैं। तो सागर की हमने कई बार बात की है, AAGC की हमने बात की है, भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की अब हमने एक आर्टिकल में देख चुके हैं। और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो है, तो इसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है हम ह्यूमन रिसोर्स को जो है हम तकनीकी सहायता दें और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए अफ्रीका में सहायता दें एक प्रकार से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से एक जो हमारे पास नया न्यूज़ आइटम है वो है भाई भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष। इन दोनों की जो है, इन दोनों ने जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के 5 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में इन लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष। तो हमको दो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली चीज़ें हैं कि भाई ये संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष क्या है, यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड क्या है, और दूसरा क्या है कि ये साउथ साउथ सहयोग क्या है। भारत ने अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव या इंपॉर्टेंट कार्यक्रम वगैरह चलाए हों जो इसमें दिए गए हैं तो वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, तो ये जो फंड बनाया गया है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अधीन एक स्थापित समर्पित सुविधा है जो कि 2017 में गठित किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार ने देखो इस 10 वर्षों के दौरान इसमें 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। क्योंकि हमने एशियान के साथ देखा कि एशियान के मामले में केवल 5 मिलियन डॉलर का करीब 40 करोड़ रुपए का हमने एक फंड बना दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सहयोग की बात करी गई है। अब इसका प्रबंधन जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन जो है, इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन है, ये इसको भी जो है अपने आप में इसको स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और अब जो है इसका जो आयोजन वगैरह या इसकी जो देखरेख का काम है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य ये होता है कि वैश्विक जो साउथ वाला जो वैश्विक साउथ रीजन, कुल मिला के साउथ के बारे में हम अभी बात करते हैं, तो वहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देना है। अब अगर हम यहाँ पर वैश्विक साउथ या ग्लोबल साउथ की बात करें तो यहाँ पर है क्या भाई, जो देखो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर जो कंट्री है जैसे अफ्रीका आ जाएगा अपना, और यहाँ पर लैटिन अमेरिका वगैरह, तो ज़्यादातर जो साउथ में कंट्री है ना ये उतने डेवलप वगैरह नहीं है जितने नॉर्थ में है। तो यहाँ के लिए हम कुछ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर सहयोग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो साउथ साउथ कॉपरेशन करके कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब ये साउथ साउथ कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि ये जो निकल के आई अवधारणा, ये अर्जेंटीना में विकासशील देशों के बीच में जो तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी भी है और भी जो कॉपरेशन के दायरे होते हैं, कॉपरेशन के और भी जो क्षेत्र हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में, वहाँ पर सहयोग के लिए ब्यूनस आयरस प्लान के थ्रू ये चीज़ निकल के आई थी, दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसका उद्देश्य ये था भाई कि जिससे 2 या 2 से अधिक जो विकासशील देश हैं उनके बीच में हम आपसी कुछ समझौते करें, सामंजस्य बैठाएं और इस क्षेत्र में ग्रोथ को इंश्योर किया जाए। तो ये उसका उद्देश्य था। ये कॉन्सेप्ट ही इतना है, ये कोई परमानेंट हेडक्वार्टर हो या कोई वैसा नहीं है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशन में। उसके लिए हमने देखा कि क्या मैकेनिज्म बनाया गया है फंडिंग वगैरह मुहैया कराने के लिए, और इसी को लेकर भारत जो है साउथ साउथ के लिए कॉपरेशन की बात करता है। जैसे कि हाल ही में G20 की जो मीटिंग आयोजित की गई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो वहाँ पर भी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनने बात करी कि भाई साउथ साउथ कॉपरेशन है, यानी कि जो हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात
कर रहे थे कि जो लोग इस संगठन में नहीं है उनके हम हित की कैसे बात करें। कुछ और शब्दों के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर दक्षिण सहयोग की बात करी गई है। इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न कंट्री है, नॉर्दर्न गोलार्ध वाले जो कंट्री है, वहाँ के देशों के बीच में और साउदर्न कंट्री जो गोलार्ध है उनके देशों के बीच में कुछ सहयोग बने और वहाँ पर बेहतरी कुछ इंश्योर की जाए। फिर ये नॉर्दर्न उत्तर दक्षिण जो सहयोग की बात है, नॉर्थ साउथ कॉपरेशन की बात है, इसमें क्या होता है कभी कभी तीन पार्टी शामिल हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ का कोई कंट्री, जैसे यूरोप का मान लो कोई फ्रांस शामिल है, साउथ का कोई कंट्री शामिल है। अब उन दो देशों के बीच में क्या सहयोग, किसी संगठन को उनने शामिल कर लिया, किसी तीसरी पार्टी को शामिल कर लिया, तो ये एक प्रकार का त्रिकोणीय सहयोग हो जाता है। बस हमको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। और इसकी जो मैंने कहानी बताई, एक तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट कैसे निकला, इसका मतलब क्या है, और ऊपर जो आर्टिकल में हमने देखा किसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर इनकी सहायता के लिए, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ब्रीफ में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे से पूछी जा सकती हैं कि भाई ये टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में थी तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप से कुछ है। तो है क्या कि अमेरिका ने दुनिया भर में जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेके, हमने पहले भी देखा था कि जॉइंट स्टेटमेंट लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको लेके अमेरिका ने कॉन्सेप्ट दिया फ्रेड शोरिंग। तो सिंपली मतलब है कि फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है, क्या होता है कि एक्सटर्नल अवरोधों के कारण, यानी कि बाहरी अवरोधों के कारण अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसके लिए जो रक्षात्मक उपाय हैं अपनाए जाने, ये पूरी प्रक्रिया हम एक प्रकार से फ्रेड शोरिंग कह देते हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और बेहतर बनाने के लिए जो रक्षात्मक उपाय हैं उनको हम फ्रेंड शोरिंग का नाम दे देते हैं। अब कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध। अब है क्या कि कोविड के पहले क्या हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनने अमेरिका और चीन के बीच में एक व्यापारिक वो चल रहा था, विवाद चल रहा था। अमेरिका ने बहुत सारे ऊपर सैंक्शन लगाया था, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया था, और उसको टैक्स टेररिज्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको संरक्षणवाद बोल देते हैं, संरक्षणवाद। तो चाइना ने भी इस तरीके से बहुत सारी गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। इससे क्या है, सप्लाई चेन बिगड़ गई थी। फिर कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम हुई, फिर रसिया यूक्रेन युद्ध आ गया। तो इन सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आनी। तो इसको रोकने के लिए फ्रेंड शोरिंग की बात करी गई है। इस कॉन्सेप्ट में ये है कि साझा मूल्य वाले देशों को एक साथ किया जाए और जो सप्लाई चेन है इस तरीके से बनाई जाए ताकि उनकी किसी एक्सटर्नल फैक्टर अगर प्रभावित हुए बगैर वो चीज़ें लगातार चलती रहें। जैसे कि क्या है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले जो संगठन हैं, अमेरिका के जो यूरोप के कंट्री हैं, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए या भारत को वगैरह को उसमें शामिल किया जाए। कुल मिलाकर इसका दूरदृष्टि से उद्देश्य यह है कि रसिया और जो चाइना है उससे हटके चीज़ें बनाई जाएं और निर्भरता कम की जाए। ये फ्रेंड शोरिंग चीज़ है। तो ये वर्ड किससे पूछा जाता है, ये शब्द या पद किससे संबंधित है, आप ऐसे तैयार रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है इसमें, ये है कि भाई इसमें चुनौती ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, अब इसमें हम एक ग्रुपिंग टाइप की बात कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन के लिए बाधा क्रिएट करता है। फिर कुछ और शब्द हैं, ऑफशोरिंग और रीशोरिंग। ऑफशोरिंग और रीशोरिंग। तो ऑफशोरिंग का मतलब क्या है कि भाई कंपनियां क्या करती हैं, अपनी लागत को कम करने के लिए जो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सस्ते श्रम वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। जैसे क्या होता है, चाइना की अमेरिका की, यूएस की ज़्यादातर कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स चाइना में लगाए हुए हैं। अब इसका वजह यह है क्योंकि चाइना में जो लेबर है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। इसी टाइप से वो वियतनाम है, इंडिया है, इन सब कंट्रीज़ में लगाती हैं। रीशोरिंग का फिर मतलब क्या है, तो भाई रीशोरिंग का मतलब ही कंपनियां जो है अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उत्पादन गतिविधियां, उनको फिर से अपने मूल देश में वापस लाती हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वजह से हो सकता है, जैसे कि कंजर्वेशन, संरक्षणवादी कारण है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था कि भाई ये कंपनियां बाहर जाती हैं तो अमेरिका के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से मैं टैक्स वगैरह बढ़ाऊंगा, वहाँ से जो चीज़ें आएंगी तो फिर लोग यहाँ वापस आएंगे ताकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इस तरीके से हम चाइना को भी रोकेंगे। तो ये रीशोरिंग और ऑफशोरिंग हो गया। फिर एक और चीज़ है हमारे लिए जो चिंता का विषय है कि चाइना और इंडिया के बीच में अलग अलग जगह को लेके तो टसल चलती रहती है। अब हम इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं। अब चाइना ने क्या किया कि हमारे को काउंटर पार्ट करने के लिए हिंद महासागर के जो रीजन है उनके साथ एक जो है मंच बनाया है, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। तो इसमें क्या है कि इसका जो प्रथम जो चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय फोरम है, मंच है, उसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत को छोड़कर 19 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, शुरुआत में तो ये बात करेंगे कि हाँ भाई हम वेलफेयर का काम करेंगे, समुद्री आपदा रोकथाम के लिए काम करेंगे और यहाँ पर जो मिटिगेशन हम जो कदम उठा सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे, यानी कि समन के लिए कोई आपदा वगैरह आती है तो उसके लिए एक उपाय करेंगे और यहाँ पर जो है शांति समृद्धि आए इसके लिए काम करेंगे।
तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोऑपरेशन एजेंसी जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। ये बीजिंग की एक नई विकास सहायता एजेंसी है, लेकिन इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि इस तरीके से इस जो क्षेत्र के जो है जो भी देश आते हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं और एक प्रकार से भारत को घेरा जाए। तो ये उसका उद्देश्य जो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ये हाल ही में आयोजित किया गया था, किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया था। तो अब ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है इंडियन नेवी का। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर हिंद और प्रशांत क्षेत्र में जो लगते देश हैं वहाँ पर एक प्रकार का डायलॉग फोरम है। तो बस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायलॉग फोरम है, बस आप याद रखिए कि भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि मुद्रा निगरानी सूची है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है। अब ये करेंसी मॉनिटरिंग जो लिस्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग तो वो इसको रिपोर्ट को जारी करता है, उन देशों के बारे में जारी करता है। इसको अमेरिका को लगता है कि भाई इन देशों ने अपनी जो करेंसी है उसका अवमूल्यन करके रखा हुआ है, ठीक है, अवमूल्यन करके रखा हुआ है और इसकी वजह से अमेरिका का जो है ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या उस विशेष देश का ट्रेड जो है सरप्लस हो रहा है। जैसे चाइना ने मान लो युआन को डिवैल्यूट करके रखा हुआ है, अवमूल्यन करके रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जो अमेरिका में खरीदने वाली वस्तुएं हैं वो उनको सस्ती लगेंगी। इसकी वजह से जो है ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये उतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। बाकी ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के द्वारा जारी की जाती है ये है। अब इसमें क्या है कि इसमें न्यूज़ ये आई थी कि भारत को भी पहले इसमें शामिल कर लिया है, तो भारत को अभी जो है हटा दिया गया इससे कि भाई द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष हो, जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा तो वो चाइना व्यापार अधिशेष का मतलब है कि जितना भी वस्तुओं और सर्विस का व्यापार हो रहा है तो वो चाइना के फेवर हो, चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हो तो वो सरप्लस हो, तो ऐसी कंट्री को ध्यान में रखा जाता है। फिर दूसरा भाई भौतिक चालू खाता अधिशेष हो। कुल मिला के यहाँ पर संभवतः जो है गुड्स वगैरह का जो ट्रेड होता है उसमें सरप्लस देखने की बात करी जा रही हो। और तीसरा लगातार एक लगातार जो है एक तरफा हस्तक्षेप किया जा रहा हो कि हाँ भाई उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि ताकि जो है लगातार ये जो है हमारा सरप्लस बना रहे। तो इसके बारे में और हम डिटेल से देखेंगे, अवमूल्यन क्या होता है, एवोल्यूशन है, डिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन वगैरह है, वो इकोनॉमी में देखेंगे। आज के हमारे इतने ही टॉपिक थे, तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग जो है इसको देखिए, अभी बीच में मैंने 2 दिन अपलोड नहीं कर पाया था तो बीच में हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हुई है, तो हम उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि मैंने आप लोगों से पहले दिन बोला है क्योंकि पर डे एक का हिसाब अपना चलता रहे। और अगर कोशिश हो पाएगी तो हम इस अप्रोच में भी आ जाएंगे कि भाई अपने पास हफ्ते में एक सब्जेक्ट कर लें, तो फिर अपन बाकी के सब्जेक्ट का भी एक टाइम मैनर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। अगर अब बेहतर लगता है आपको वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बेहतर साथियों के साथ साझा भी कर सकते हैं। थैंक यू।